नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। पीडब्ल्यू के हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास की हम बात करें, आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो भूगोल का एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर हम शुरू करेंगे। पहला ही चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर की हम बात करें तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और भूगोल की हम बात करें अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। और हमेशा याद रखना कि भूगोल की जब मैं बात करता हूं ना तो उसमें पूरा जो गेम होता है, पूरा खेल जो होता है वो इमेजिनेशन का होता है। आप कैसे सोचते हो इस सब्जेक्ट को लेके, वो सारा गेम होता है। ठीक है, उसी के साथ जो हम क्या करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को जो है हम शुरू करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं आपसे, क्या बोलता हूं कि बेटा जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू करो तो उसके नाम पे जाओ। हमेशा क्या करो, हमेशा ना उसके नाम पे जाओ। जब नाम क्लियर हो जाएगा आपको तो चैप्टर कि पूरी थीम जो है, आपकी पूरा सार जो है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का बहुत ही प्यारा सा नाम है कि भैया यहां पे किसकी बात की जा रही है, यहां पर आकार और स्थिति की बात की जा रही है। तो यहां पे किसके आकार और किसकी स्थिति की बात की जा रही है? तो यहां पर भारत के आकार और स्थिति की बात की जा रही है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि भारत के आकार और स्थिति की बात करी जा रही है तो भारत की कहां पर, मतलब पूरी दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, क्या आकार है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसपास की आप बात कर रहे हो या फिर मैं पूरी एशिया की बात कर रहा हूं या फिर मैं किसी महाद्वीप की बात कर रहा हूं। मैं भारत की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारत कहां पर है, भारत की क्या स्थिति है, उसकी हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपका एक उदाहरण लेता हूं। मान के चलिएगा आपका दोस्त जो है वो किसी अनजान शहर में रहता है ना, और आप जो है उसके पास घूमने जाते हो। और जब आप उसके पास घूमने जाओगे तो उससे क्या पूछोगे भाई, कि भाई तेरे घर की जो लोकेशन है वो क्या है। अरे उसके घर का पता पूछोगे ना आप, तो पता बताएगा और उस पता के अकॉर्डिंग जो है आप उसके घर पे पहुंच जाओगे। तो जैसे मान के चलिएगा आप रहते हो अमेरिका में, और जब अमेरिकन आपसे पूछेंगे कि आप कहां से हो, तो आप क्या बताओगे कि मैं भारत से हूं। फिर वो पूछेगा भारत कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, भारत जो है एक एशिया नाम के महाद्वीप पर है। और फिर वो डीप में जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये चैप्टर देखना पड़ेगा कि आप भारत की स्थिति का और आकार का सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताओगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला चैप्टर जो है देखना पड़ेगा। और चैप्टर क्या है भाई, पूरा जो चैप्टर है ना ये मैप पे आधारित है। स्टार्टिंग में मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तीन चार चीजें होंगी, उन्हें ध्यान से समझ लेना। फिर बाद में पूरा चैप्टर जो है बहुत ही छोटा सा है और हलवा चैप्टर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जो है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और मैं मजाक से हट के बता रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप टिक गए और आपने देख लिया पूरे चैप्टर को, तो आपको एक एक चैप्टर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे इस प्यारे से चैप्टर को, इंडिया साइज और लोकेशन, भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में भाई, हम भारत के बारे में बात करेंगे। और भारत से भी पहले जो है हम पूरी दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं। पूरा हमारा जो ग्लोब है उसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। हमारा जो क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा अर्थ है, ये पृथ्वी है ना, और इस पर जो हम रहते हैं। और पृथ्वी की हम बात करें तो यहां पर सात क्या है, सात महाद्वीप। सात महाद्वीप का मतलब क्या है भाई, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जिस कॉन्टिनेंट पे, जिस महाद्वीप पर हम रहते हैं वो कौन सा महाद्वीप है भाई, तो वो जो है एशिया नाम का महाद्वीप है। ऐसे करके 7 जो है महाद्वीप है। जैसे कि मैं एशिया की बात करूं, यूरोप की बात करूं, ये वही यूरोप वाले हैं जिन्होंने भारत पर या फिर पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया था। उसके बाद हम बात करें, अफ्रीका भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप है ना। उसके बाद हम बात करें तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये भी अपने आप में बहुत बड़े महाद्वीप हैं। इसके अलावा हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक खास चीज याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया इकलौता एक ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है और महाद्वीप भी है। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह भी है कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। समझ में आ गया? और हम बात करें सातवें की, तो ये अंटार्कटिका। तो यहां पर तो भाई कोई बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, ना मात्र की पॉपुलेशन है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। तो ऐसे करके 7 कॉन्टिनेंट से 7 महाद्वीप है हमारे इस पूरी पृथ्वी ग्रह पर। क्लियर हुआ? इतनी सारी जो चीज है वो समझ में आई। अब हम बात करें भारत की, तो इतना प्यारा सा भारत आपको जो दिख रहा है, इतना प्यारा सा जो भारत की लोकेशन आपको दिख रही है, ध्यान से देखो, पूरा देखो यहां पे, ध्यान से देखिएगा पूरा। ये हमारा भारत आपको कहां दिख रहा है, तो भारत जो है कहीं आपको मध्य एशिया, यानी कि आप बोल सकते हो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, और मध्य में जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा क्या है, पूरा जो है एशिया है। ये पूरा क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, पूरा जो है ये एशिया है। और हमारा भारत देश जो है कहां पर आता है, वो एशिया नाम के महाद्वीप पर आता है। तो इतनी जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर ना मेरे को ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाने, 2 से 3 कॉन्सेप्ट समझाने। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है ना वो इन्हीं सारे जो है कॉन्सेप्ट में होता है।
तो यहां पर दो चीज आती हैं, दो। एक होती है भाई अक्षांश रेखाएं। कौन सी होती है भाई? अक्षांश रेखाएं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भैया अंग्रेजी में पता होना चाहिए, बेसिक जो आपको नॉलेज है इंग्लिश के बारे में होनी चाहिए। क्या पता इंग्लिश कहीं आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई? तो इनको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इन्हें हम? लैटिट्यूड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैटिट्यूड। एक मिनट ब्रश चेंज कर लेता हूं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा क्या होता है भाई? दूसरी होती है भाई देशांतर रेखाएं। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, है ना? पता होना चाहिए सर, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि भैया अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये दोनों होता क्या है, मतलब क्या होता है इसका? मतलब पहले आपने सुना होगा इसका जो ये शब्द है, ये आपने पहले भी कई बार सुना होगा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ये होती क्या है? तो ये हमारी पृथ्वी पर ही होती हैं। और ये कैसी लाइनें हैं? ये कैसी लाइनें? ये एक स्वप्नदर्शी लाइनें हैं। मतलब ये हमारे, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये है ही नहीं, असलियत में नहीं है। ये लाइनें जो हैं वो असलियत में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप टॉर्च लेकर निकलोगे रात में तो आपको ये लाइनें कहीं देखने को मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये लाइनें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। इन लाइनों से फायदा क्या होता है? तो ये इंसानों ने अपने ही फायदे के लिए जो है इन लाइनों को बनाया है। मतलब इंसानों ने किसी की स्थिति का पता लगाने के लिए, किसी की लोकेशन का पता लगाने के लिए इन लाइनों को बनाया है। हमें अगर पता है किसके बारे में, देशांतर और अक्षांश के बारे में पता है, तो हम किसी की भी लोकेशन का, किसी की भी स्थिति का जो है पता लगा सकते हैं। आपने कभी सोचा ये जोमेटो वाले होते हैं, ये उबर वाले होते हैं, ओला वाले होते हैं, ये कैसे किसी की लोकेशन पहुंच जाते हैं? तो भैया उनके पास क्या होता है? उनके पास आपकी करंट लोकेशन होती है, और उसमें जो है अक्षांश और देशांतर, इन दोनों रेखाओं का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, है ना? यानी कि हमारे लैटिट्यूड कौन से होते हैं और लॉन्गिट्यूड कौन से होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझेंगे, और ये अगर आप समझ गए तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर आप अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ गए तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, मैं गारंटी से कहता हूं। तो इनको जो है आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर अक्षांश रेखाओं को मैं बहुत ही साधारण सी लैंग्वेज में बताऊं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण, मतलब एकदम हलवा लैंग्वेज, जैसे आप किताबी भाषा पे ना जाओ, देसी भाषा में बताऊं अगर मैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारे क्या है, हमारी पृथ्वी है। रुको, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज जो आपको क्लियर हो जाएगी। मान के चलिएगा ये क्या है भाई? तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसको कर लेता हूं येलो कलर का, ठीक है। हमारी पृथ्वी है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी पर, मैंने पहले पहले क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला ये लाइनें नहीं होती, ये लाइनें रियल में नहीं है, असलियत में नहीं है लाइनें। ये कैसी लाइनें? इमेजिनरी लाइनें है जो इंसानों ने बना ली है, अपने खुद के लिए बना ली है, लोकेशन का पता लगाने के लिए बना ली है। अब मैं बात करूं किसके बारे में? मैं बात करूं अगर, चलो ये वाली लाइनें बना लेते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी ग्रह पर, ये जो पृथ्वी ग्रह पूरा ग्लोब दिख रहा है आपको, पूरा जो ग्लोब है ये दिख रहा है, अगर उस पर जो ये लेटी हुई जो लाइनें होती हैं, कौन सी वाली लाइनें होती हैं? लेटी हुई लाइनें होती हैं। पेन चेंज कर लेता हूं। जो भी आपको ये लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पृथ्वी ग्रह पर लेटी हुई लाइनें हैं, लैटिट्यूड, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड मतलब लेटी लेटी लाइनें। अगर आप कभी भूल जाओ ना, तो अगर आपको अंग्रेजी में नाम पता है कि लैटिट्यूड, तो सिंपल सा बोलते हैं लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, मतलब लेटी हुई लाइनें, खड़ी लाइनें नहीं है, लेटी हुई लाइनें। ये जो लाइनें होती है ना, क्या बोलते हैं इन्हें? हम जो है अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अच्छा, अब इन अक्षांश रेखाओं को, या फिर मैं बात करूं देशांतर रेखाओं को, हम नापते हैं, इनको मेजर करते हैं। और इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको नापते कैसे हैं हम? इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको जो है हमेशा डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? डिग्री में। तो मान के चलो जो अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? इक्वेटर। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ध्यान दो यहां पे, अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ये वाले लाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है हमारा? ये हमारी, आप बोल सकते हो, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये है भूमध्य रेखा। ये क्या है भाई? भूमध्य रेखा।
ये क्या है? भूमध्य रेखा। मतलब वो अक्षांश लाइन, वो अक्षांश रेखा जो पूरे पृथ्वी ग्रह को, यानी कि आप बोल सकते हो हमारे ग्लोब को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, उसको हमने भूमध्य रेखा बोल दिया। अब ये भूमध्य रेखा जो होती है, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम जो है 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री। सर 0 डिग्री क्यों मानते हैं? भैया हमें एक गिनती करनी है, हमें कोई एक गिनती करनी है, और वो गिनती हम कहां से करेंगे? वो यहां से करेंगे। जैसे 0 डिग्री हो गया है ना, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ऐसे कर करके हम कहां तक जाते हैं? ऐसे हम 90 डिग्री तक जाते हैं। और जब हम पहुंचते हैं पोल के पास, जब हम यहां पे पहुंचते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 90 डिग्री, है ना। तो 0 से 90 डिग्री ऊपर, यानी कि हमारा उत्तर की तरफ, है ना, और 0 से 90 डिग्री नीचे, यानी कि दक्षिण की तरफ यहां पर 90 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो गया? 180 डिग्री का। समझ में आ गया? ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बस इतना समझना है। हम ऊपर जाते हैं 90 डिग्री पोल तक, पोल मतलब ये वाला पोल, यहां तक, ये वाला यहां तक जाते हैं, ठीक है, ऊपर तक पहुंच जाते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो दक्षिण में हम जाते हैं 90 तक, और उत्तर में जाते हैं हम 90 डिग्री तक। तो जैसे ये 0 डिग्री है हमारा, 0 डिग्री पर क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गई। ये भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है ना। फिर हम देखो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऊपर तक आप कहां तक जाओगे? 90 डिग्री तक जाओगे। ये पूरा जो है 90 डिग्री का है, देखो ना ध्यान से, ये 90 डिग्री का है। और फिर नीचे कहां से आओगे? नीचे भी आप जो है 90 डिग्री आओगे, यानी कि उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये इतना जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया आपको किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो जो हमारे पृथ्वी पर या फिर जो हमारे ग्लोब पर जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है? तो भूमध्य रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। पृथ्वी को जो है दो बराबर हिस्सों में जो है, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रहना चाहिए ये वाला, ये आपको ये जो चीज है वो याद रहनी चाहिए। तो दो एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को, एक ऐसी अक्षांश रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा भी क्या है? भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। क्यों? क्योंकि ये भी लेटी हुई लाइन है। अब इसको हमने अलग नाम क्यों दे दिया? इसको हमने अलग नाम क्यों दिया है? इसको हमने अलग नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। किस में बांट रही है भाई? ये तो एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब जानते हो ना, इसको इंग्लिश में हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, है ना। जैसे मान के चलो ये है हमारा, है ना, तो इसको हमने अलग मान लिया। ये क्या हो गया? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये क्या हो गया? ये दक्षिणी गोलार्ध, है ना, गोलार्ध हो गया, है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये क्या हो गया? ये जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारे ये जो लाइन है जो इन दोनों को बांट रही है, ये लाइन कौन सी है? भूमध्य रेखा। और ये भी एक तरह की क्या है? ये भी एक तरह की अक्षांश रेखा ही है। क्यों? क्योंकि लेटी हुई लाइन है ना। तो इतना समझ जाओ बस। तो पहली चीज क्लियर होगी, अक्षांश रेखा है। दूसरी चीज भूमध्य रेखा क्लियर होगी आपको। इसको हम कैसे नापते हैं भाई? कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। और भूमध्य रेखा को हमेशा क्या मानोगे आप? 0 डिग्री मानोगे। उससे ऊपर जो जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। नीचे जाओगे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? इतनी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे पढ़ो थोड़ा सा, यहां पे भाई अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया है। तो अब देखोगे कि भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली लाइन, यानी कि देखो यहां पे ये हमारी क्या, यहां पे क्या बोला गया? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी है? तो बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, बिल्कुल जो बराबर हिस्सों में बांट रही है पृथ्वी को, है ना, एक ये वाला, ये उत्तर और ये दक्षिण, इस रेखा को हमने भूमध्य रेखा बोल दिया। तो भूमध्य रेखा की समांतर, समांतर मतलब ये वाली लाइन है, समांतर मतलब ये वाली लाइन है ना, लेटी हुई लाइनें जो है ना, किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी, ये उत्तर की तरफ जा रही है और ये नीचे वाली दक्षिण की तरफ जा रही है। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं? ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये आपकी किताबी भाषा हो गई, है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब थोड़ी और चीजें समझ लो। पहली चीज आपको क्लियर होगी अक्षांश रेखाएं, दूसरी चीज आपको क्लियर हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। अब थोड़ा सा तीसरी चीज क्लियर करते हैं, है ना। अब मान के चलो, ये क्या बताया था मैंने? ये मैंने आपको क्या बताया था? ये बताया था मैंने आपको कि 0 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है। उसके ऊपर जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे कहां तक जाते हो आप? ऐसे आप 90 डिग्री तक जाते हो, यहां तक पूरा जो है आप 90 डिग्री तक जाते हो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए, अब मैं बोलूं आपसे कि अगर आप ऊपर 23.5 डिग्री जाओगे, 23.5 डिग्री जाओगे ऊपर उत्तर की ओर, और आप एक लाइन खींच दोगे, ये वाली लाइन, मैं पेन चेंज करता हूं, ये वाला, हाँ, एक लाइन खींच दोगे आप, तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप? तो इस लाइन को आप बोलोगे कर्क रेखा। क्या बोलोगे आप? कर्क रेखा। आप क्या बोलोगे? इसको कर्क रेखा बोलोगे। मतलब अगर आपने एक लाइन खींच दी,
ये लाइन कौन सी है? भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे। अगर आप इसके उत्तर में जाओगे कितना? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके आप 23 डिग्री ऊपर पहुंच गए। और यहां पे आपने एक लाइन खींच दी, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? तो इस अक्षांश रेखा को हम बोलेंगे कर्क रेखा। अब ठीक है सर, अगर हाँ अब मैं बोलूं कि नहीं, आपको उत्तर में नहीं जाना, आपको दक्षिण में जाना है, आपको नीचे जाना है, दक्षिण में जाना है आपको, है ना, और आपने एक लाइन खींच दी कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे भी आपने 23.5 डिग्री पर जो है एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? तो इस लाइन को हम बोलेंगे मकर की रेखा। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर थोड़ा डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, तो कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो ध्यान से, मैं खड़ा हुआ हूं, मान के चलो दिशाओं में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या होते हैं नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खड़ा हुआ हूं ऐसे करके, ठीक है। मेरे सर की तरफ हमेशा क्या आएगा? मेरे सर की तरफ क्या आएगा? हमेशा उत्तर आएगा। मेरे पैर की तरफ क्या आएगा? हमेशा दक्षिण आएगा। मेरा सीधा हाथ जो है इसकी तरफ क्या आएगा? हमेशा पश्चिम आएगा। और मेरा जो उल्टा हाथ है हमेशा क्या आएगा इसकी तरफ? तो इसकी हमेशा आएगा पूरा, है ना। तो सर की तरफ उत्तर, पैर की तरफ दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पश्चिम और उल्टे हाथ की तरफ पूरब। समझ में आ गया ना? तो देखो ये क्या है भाई, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं ना, मैं मतलब अपने सर की तरफ जा रहा हूं, तो ये उत्तर हो गया। नीचे क्या हो गया? नीचे जो है दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको ध्रुव बोलते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले पार्ट को जो है दक्षिण ध्रुव। तो मैंने क्या बोला कि भैया आप जाओगे, ये जो आपने लाइन खींच दी आपने भूमध्य रेखा पे, इसके ऊपर आप जाओगे 23.5 डिग्री, तो यहां पे आपको कर्क रेखा मिल जाएगी। नीचे जाओगे आप 23.5 डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगी? मकर की रेखा मिल जाएगी, है ना। और ये तीनों ही क्या है? यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर की रेखा, ये तीनों ही क्या है? तो ये तीनों ही अक्षांश रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको बस हमने खींच दिया है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, ये हम करते क्यों है सब? ये रेखाएं खींचने का मतलब क्या है? तो देखो इन रेखाओं को खींचने का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है। अब सोच के देखो, जो हमारे सूरज दादा है ना, जो हमारे सूरज दादा है ना, पीले से बना देता हूं, जो हमारे सूरज दादा हैं, उनकी जो रोशनी है, उनकी जो रोशनी मतलब उनकी खुद की रोशनी नहीं, उनकी जो लाइट है, उनकी जो लाइट है वो इधर, ये वाले जो हिस्सा है हमारा, यानी कि जो कर्क रेखा और मकर की रेखा, इसके बीच वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें ज्यादा पड़ती है, मतलब इसमें ज्यादा पड़ती है। इस साइड जो है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहां पर सूरज दादा ज्यादा मेहरबान होते हैं, तो आप देखोगे इस जगह, इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में जो भी देश आएंगे, जो भी कंट्रीज आएंगे, वहां की क्लाइमेट अलग होगी, वहां की जलवायु अलग होगी, और यहां पर जो देश आएंगे उनकी क्लाइमेट अलग होगी। इसलिए जो है हमने इन लाइनों को जो है अलग अलग वो कर लिया है, अलग अलग विभाजित कर लिया कि भाई इधर जो है ये कर्क रेखा है और ये मकर की रेखा है, इसके बीच में जो जलवायु होगी बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे सूरज दादा जो है बिल्कुल इनकी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है इनकी, है ना। तो ये खैर आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, अभी बस इतनी सारी चीजें समझो कि भैया देखो, मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बता दिया, मैंने आपको भूमध्य रेखा के बारे में बता दिया, मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया, मैंने आपको मकर की रेखा के बारे में बताया। ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चमका या नहीं चमका? ये बताओ, चमका या नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? चमक गया होगा, है ना, चमक गया होगा। तो ये देखो आपका जो है लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं क्लियर हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो देशांतर, देखो आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, अब देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सर देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जब भी आप कभी भूल जाओ कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, वो अक्षांश को देशांतर कर देते हैं, देशांतर को अक्षांश रेखा कर देते हैं। और जब भी आप कंफ्यूज हो कि देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो इसको इंग्लिश में याद कर लो, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबी लंबी जो लाइनें हैं, लंबी लंबी, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी जो लाइनें हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें हम, चलो ठीक है, फिर इस पर आ जाओ। अगर हम बात करें, फिर से हम पेन ले लेते हैं, फिर से हम पेन ले लेते हैं, और हमारे पृथ्वी ग्रह पर जो ये लंबी लंबी लाइनें हैं, जो ये लंबी लंबी लाइनें हैं, ध्यान से देखना, ये देखो, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं, हलवा है ये, टन टन, जो लंबी लंबी लाइनें हैं, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। आप कहोगे सर ठीक है, जैसे हमने इसमें भूमध्य रेखा बनाई थी, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा बनाई थी, तो उसमें भी कोई रेखा होती है जो दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देगी? तो हाँ बिल्कुल होती है। एक जो बीच में मैंने लाइन खींची हुई है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं जीएमटी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी।
अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। अब इसके इधर साइड जो भी देशांतर रेखाएं होंगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पूर्व, पूर्वी, सॉरी पूर्वी नहीं, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम, सॉरी पश्चिम, पश्चिम, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये वाला देखो ध्यान से देखो, ये देखो मैं अभी किसके बारे में, देशांतर के बारे में बता रहा हूं, है ना। तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं, है ना। इसके इधर साइड यानी कि पूरब के साइड जो भी रेखाएं बनेंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। समझे, समझे या नहीं समझे। देखो ये हमने लाइन खींच दी, ये बीच में हमने बिल्कुल लाइन खींच दी, तो ये किसमें विभाजित होगा, ये पूरब में और पश्चिम में। ये वाले गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। इस वाले गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे, इस वाले हेमिस्फीयर को क्या बोलेंगे हम, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो यहां पर जो भी लंबी लंबी लाइनें इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं, पूर्वी देशांतर रेखाएं। इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और इसको हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री। और ये कहां तक जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो ग्लोब है ये कितना है, ये 360 डिग्री का भाई, ये तो पता होगा आपको, मैथ्स तो थोड़ी बहुत पढ़ी है आपने। जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है, जो गोला जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और हमारी अर्थ जो है कैसी शेप में है, वो जियोइड शेप में, चपटी है ऊपर से, थोड़ी सी चपटी है ऊपर से, है ना, थोड़ी सी फ्लैटेड है ऊपर से। लेकिन अगर आप डिग्री नापोगे तो 360 डिग्री निकलेंगी। तो ये 0 डिग्री यहां पे हो जाएगा। ऐसे करके जो है पूरे गोलार्ध आपके, पूरा हम बात करें पूरे ग्लोब पर कितनी लाइनें आएंगी, तो 360 डिग्री आएंगी, 360 डिग्री। जीरो से कहां तक जाएगा, 360 डिग्री तक जो है ये जाएगा। तो यहां पे समझो थोड़ा, हमारी जो अक्षांश रेखाएं थी वो ऊपर जाती है 90 डिग्री, नीचे जाती है 90 डिग्री, यानी ये पूरे 180 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इसकी हम बात करें, अगर पूरे ग्लोब की हम बात करें, अगर हम लॉन्ग चल रहे हैं यानी कि हम देशांतर रेखाओं की बात करें, तो कितनी रेखाएं आएंगी, तो 360 डिग्री पे आएंगी। 360 मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे पूरे ग्लोब पर कितनी रेखाएं होंगी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, देशांतर रेखाओं की, 360 रेखाएं होंगी। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब गेम जो होता है, खेल जो होता है, वो इसी का खेल होता है। आई होप आपको चमक गया होगा इतना। खेल जो है सिर्फ दो चीजों का होता है, अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का। तो यहां पर भी क्या है भाई, यहां पर भी हमने एक रेफरेंस ले लिया कि भैया यहां से हम काउंटिंग करेंगे। आप कहोगे सर 0 डिग्री हमने यहीं से क्यों लिया, ये इसको हम जीएमटी क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसकी हम बात करें तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या, ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो लंदन से होकर गुजरती है। अब ये जो लाइन है 0 डिग्री, आप कहोगे सर 0 डिग्री तो हमारे देश से भी होकर जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए था ना। अरे भैया हमें काउंटिंग करनी है, काउंटिंग कहां से करेंगे, इस लाइन से करें, इस लाइन से करें, ये वाली लाइन से करें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये अंग्रेजों ने कहा भाई ये हमारे यहां यानी कि लंदन से एक जगह लाइन खींचो, यहां से जो आप काउंटिंग करोगे। अब आप कहोगे सर लंदन ही क्यों, हमारे भारत से क्यों नहीं निकलती, या फिर किसी दूसरी जगह से क्यों निकलती, लंदन से ही क्यों निकली। तो बेटा देखो आपने सुना होगा वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यूरोपियंस का जो दबदबा है वो पूरी दुनिया पर रहा है। यूरोपियों ने हम पे रूल किया, पूरी दुनिया पर रूल किया। तो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उन्होंने बोला कि भैया ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो हमारे यहां से निकलेगा। यानी कि जो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ना, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, इनसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इनसे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इनसे हम किसको कैलकुलेट करते हैं, याद रखना है, इनसे हमेशा हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे आगे हमसे, 5 घंटे पीछे है। तो टाइम का कैलकुलेशन हमेशा किससे होता है, देशांतर रेखाओं से होता है। तो इस रेखा को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने 0 मान लिया। अब यहां से हम पूरा कैलकुलेट करेंगे पूरब का और पश्चिम का। थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इतना डीप में मत जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेरिडियन बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी की हम बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको यमुनोत्तर बोलते हैं, यमुनोत्तर, है ना। ग्रीनविच यमुनोत्तर रेखा है, प्राइम मेरिडियन है ये। और ये जो है यहां पर 0 डिग्री पे हम खींचते हैं। जैसे हम जो हमारा इक्वेटर जो था इसको हम 0 डिग्री पे मानते हैं, वैसे ही हम बात करें ये क्यों, क्योंकि ये हमारी एक अक्षांश रेखा है। अगर वही मैं बात करूं देशांतर रेखाओं की, तो इसको 0 डिग्री हम क्या मानते हैं, इसको ग्रीनविच मीन टाइम को, है ना, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको हम जो है 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। और यहीं से जो हम गिनना शुरू करते हैं अपने देशांतर रेखाओं को, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ। आई होप इतनी जो चीजें वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में कि भैया भारत की स्थिति क्या है, भारत किस देशांतर रेखा पे आता है और किस आप बोल सकते हो अक्षांश रेखा पे आता है। हमने क्या पढ़ा पहले, हमने पहले देशांतर के बारे में बात की, हमने पहले बात की किसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में। अब हम बात किसकी कर रहे थे, हम तो पूरी दुनिया की बात थोड़ा ना कर रहे थे, हम तो भारत की पूरी दुनिया में स्थिति की बात कर रहे थे कि हमारा भारत जो है किस रेखा पे आता है, हमारा भारत जो है वो किस देशांतर और अक्षांश रेखा पे आता है, ये अब हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको दोनों के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो भारत किस रेखा पे आता है, अक्षांश वाली रेखा, देशांतर वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं के बारे में जो है हम बात करेंगे भारत के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में,
ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये सारी जो चीजें आप पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यानी क्या बोला, ये वाली जो बीच वाली लाइन खिंची हुई थी, ध्यान से एक बार और देख लो, ये 0 डिग्री है ना, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे पूरा अगर घूम जाओगे आप तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। वैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी देशांतर रेखाओं करते हैं, तो ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री कहां तक जाएगा, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। समझ में आया? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हम बात कर लेते हैं किस पे, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति क्या है, सबसे पहले ये जानो भारत कहां पर आता है, भारत कहां पर है पूरी, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो भारत आपको कहां पर दिखता है, तो याद रखना भारत कहां पर आता है भैया, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हेमिस्फीयर और गोलार्ध तो जानते होगे आप, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, ये पूरा जो ग्लोब है आपको दिख रहा है ना, इसको आधा काट दो, यानी कि कुछ ऐसा बना लो, कुछ ऐसा बना लो, गोले को आधा कर दो, ये गोलार्ध हो जाएगा, मतलब यानी कि हेमिस्फीयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला जो होता है ये क्या है भाई, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी वाली ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, उत्तर, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, यानी कि जो भूमध्य रेखा है हमारी, हमारी जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, इसके ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत सर कहां पर आता है, भारत कहां पर आता है, तो आपको कहां दिख रहा है, हमारा भारत भूमध्य रेखा के ऊपर है या नीचे है, अगर नीचे होता तो क्या आता, तो दक्षिणी गोलार्ध में आता, लेकिन हमारा भारत कहां पर है, हमारा भारत जो है ये पूरा इक्वेटर जो है यानी कि भूमध्य रेखा जो है इसके ऊपर है, यानी कि सर वाले पार्ट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो भारत एग्जैक्टली कहां पर आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो आता है, लेकिन फिर आप देखोगे कहां पर आता है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है, यानी कि ये पूरब हो गया, ये पूरब है ना, ये पूरब है, ये उत्तर है, तो भारत कहां पर आ रहा है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो इतनी वो चीजें आपको याद है, इतनी तो याद ही रखनी है, भारत का आता कहां पर है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि भैया जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो भारत में कितने डिग्री पे जाती हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पूरी दुनिया जो है वो अक्षांश और देशांतर में विभाजित है, तो भारत की भी तो कोई ना कोई लोकेशन होगी, भारत की भी तो कोई ना कोई स्थिति होगी, तो भारत पर जो लाइन जाती है कौन सी, देशांतर और अक्षांश रेखा जो भारत से होके जाती है वो कितने डिग्री पे जाती है, दोनों रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखा की, अक्षांश रेखा की बात करूं, यानी कि मैं लैटिट्यूड की बात करूं, तो भारत से कहां से होके जाती है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे लैटिट्यूड की बात करो, यानी कि कौन सी रेखा, लेटी हुई रेखा, कौन सी रेखा भाई, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, लेटी हुई रेखा, यानी कि अब देखो ध्यान से, ये भारत से अगर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी देखूं पूरा नीचे तक, ये क्या हो गया, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अक्षांश हो गया, अक्षांश की बात कर रहा हूं मैं, ये हो गया एक लेटी हुई लाइन जो है ना, और ये एक ही वाली लाइन है ना, ये कितनी डिग्री पे दिख रही है आपको, तो ध्यान रखना हमेशा ये कितनी डिग्री पर आएंगे, देखो ध्यान देना कितनी डिग्री पर आएंगे, तो ये आएंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दिशा, उत्तरी अक्षांश से लेके नीचे अगर आप आओगे तो 8 डिग्री, अरे यार रुको थोड़ा सा सीधी लाइन खींच दो थोड़ा सा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब क्या हुआ सर, सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये देखो ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने क्या बताया था बेटा, ध्यान से देखो, फटाफट से देखो क्या बताया था मैंने, ये क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या बताया था, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बताया था आपको, ये मैंने बताया था आपको भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये कितनी डिग्री की थी, ये 0, ये थी आपकी 0 डिग्री की, 0 डिग्री थी। अगर भारत कहां पर है, भारत जो है उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप ऊपर जाओगे जैसे, है ना, ऐसे जाओगे ऊपर, ये क्या है हमारे, ये बहुत सारी लाइनें हैं, ये बहुत सारी लाइनें खिंची हुई हैं, ये बहुत सारी लाइनें खिंची हुई हैं, ये बहुत सारी क्या खिंची हुई है, लाइनें खिंची हुई हैं, है ना, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे भारत कहां पर आता है, तो भारत देखो ध्यान से, भारत देखो क्या है, ये देखो भारत ये है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना, इसके बीच में भारत आ रहा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखा में भारत की स्थिति क्या है, तो अक्षांश रेखा की हम बात करें तो यहां से यहां तक आता है भारत, क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहां से यहां तक की हम बात करें, तो अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये कौन सी डिग्री पे आता है, ये वाला, ये नीचे कितनी डिग्री पे आता है, तो 8 डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब सर 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या हुआ, कि मैंने बोला ये 0 हुआ ना, ये भूमध्य रेखा 0 हुई, तो भूमध्य रेखा से ठीक आप ऊपर जाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 4 पे जो है आपको भारत की शुरुआत मिल जाएगी, भारत की शुरुआत मिल जाएगी। तो आप उसको क्या बोलोगे, भारत जो है अक्षांश रेखा के मामले में कितने डिग्री पे आता है, 8 डिग्री
4 मिनट पर आता है। और कहां तक जाता है, ऊपर तक कहां जाता है, तो भैया कश्मीर तक जाता है। तो कश्मीर कितने डिग्री पर आता है, ये कितने डिग्री पर आता है, तो ये आता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री, ये ऊपर कहां तक आता है, 37 डिग्री 6 मिनट। समझ में आ गया। तो इन दोनों का गैप कितना हुआ टोटल, इन दोनों का कितना गैप हुआ टोटल, तो इन दोनों का टोटल गैप हुआ 30 डिग्री का। कितने डिग्री का गैप हुआ, 30 डिग्री का हुआ। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सर एक बात बताओ कि आपने इसको बोल दिया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और नीचे आपने बोला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तो ये उत्तर कैसे हुआ सर? आपने अभी तो बताया था कि नीचे पैरों वाला हिस्सा जो होता है वो दक्षिण होता है हमेशा। ये तो भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये तो दक्षिणी हिस्सा है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं बोला 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण की तरफ? अरे बेटा समझो थोड़ा सा, मैंने क्या बताया, यही तो मेन खेल तो यही है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारा पूरा भारत क्या है, भारत की पूरी स्थिति क्या है, तो पूरी भारत की स्थिति तो उत्तर में है ना। जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि भारत आता कहां पर है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो चाहे तुम यहां पर हो और चाहे तुम यहां पर हो, ये रहेगा क्या, ये हमेशा उत्तरी रहेगा, क्योंकि हम पूरे भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलोगे नीचे है तो ये नीचे 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण होगा, ये दक्षिण नहीं होगा, ये क्या होगा, ये भी उत्तर होगा और ये भी उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पूरा भारत कहां पर आता है, पूरे भारत पूरे ग्लोब पर उत्तर की तरफ आता है। तो चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, अगर आप रेखाओं के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो रेखा हो अक्षांश चाहे देशांतर, तो वो जिधर हमारे भारत का टोटल लोकेशन आती है, चाहे वो हमारा पूरब में हो चाहे वो हमारा उत्तर में हो, आप उसी की बात करोगे। यानी कि हम बात करें किसकी, तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करता हूं, अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करता हूं, तो भारत की पूरी स्थिति क्या बनी हुई है, भारत जो है उत्तर में आता है। तो चाहे आप भारत के ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो ये पूरी ही लोकेशन कहां पर आती है, उत्तर में आती है, तो उत्तर ही लिखोगे आप, दक्षिण नहीं लिखोगे। तो इसलिए क्या लिखोगे यहां पे, इसलिए यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि पूरे भारत जो है कहां पर है, अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो ये उत्तर में आ रहा है। आप सोच के देखो, भारत यहां पर होता, सोच के देखो, एक इमेजिन करते हैं, भारत यहां होने की बजाय भारत जो है यहां पर होता। एक सिनेरियो ले लेते हैं, है ना, भारत सोच के देखो यहां पर होता, तो क्या लिखते आप, तो आप पता क्या लिखते, तो आप लिखते 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण देशांतर से सॉरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश। समझ में आया, क्यों, क्योंकि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है। क्योंकि अभी सिनेरियो ये बन रहा है कि हमारी जो ये पूरा भारत की लोकेशन है वो कहां पर है, वो उत्तर की तरफ है, तो हम उत्तरी लिख रहे हैं, है ना। देखो ये उत्तरी अक्षांश है ना, ये भी उत्तरी अक्षांश है, तो आप ऊपर हो या नीचे हो, दोनों तरफ क्या लिखोगे, उत्तरी अक्षांश लिखोगे। समझ में आ गया। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार और देख लेना। अब एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने किसकी बात की, देशांतर अक्षांश की बात की, यानी कि हमने लैटिट्यूड की बात की। अभी तक हमने किसकी बात की, लैटिट्यूड की, ये रिलेटिव लैटिट्यूड। अब बात किसकी करेंगे हम, तो अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में, है ना। लॉन्गिट्यूड मतलब हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, देशांतर रेखाओं की जो डिग्री है वो कहां से कहां तक जाते हैं। तो आ जाओ फिर से यहां पे आ जाओ, फिर से यहां पे आ जाओ, ध्यान से देखो। अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने क्या बताया था आपको, कि एक लाइन जाती है जो हमारे देशांतरों को दो भागों में विभाजित कर देती है, बराबर बराबर। जैसे भूमध्य रेखा दो बराबर बराबर हिस्सों में पृथ्वी को विभाजित करती है, वैसे हम बात करें जो हमारा जीएमटी जो है, यानी कि हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है, जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, वो भी पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। भारत कहां पर आता है, तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। ध्यान से देखो ना यार, ये क्या है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। देखो ध्यान से देखो, उल्टा वाला हाथ है ना, उल्टा वाला हाथ हमेशा किस में आएगा, पूरब में आएगा, सीधा वाला हाथ किस में आएगा, पश्चिम में आएगा। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत इधर थोड़ना है, भारत तो इधर है। तो देखो ये 0 डिग्री जो है, इसके इधर साइड जाओगे तो क्या आएगा, पूरब आएगा। तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत जो है पूरब में आता है। अब एक चीज सुनो, अब भारत की डिग्री सर क्या है, भारत की डिग्री क्या है, तो ध्यान से देखो, ये हमारी देशांतर रेखा हो गई। अब तक हमने किसके बारे में बात की थी, अब तक हमने अक्षांश की बात की थी, अब देशांत के बारे में बात कर लेते हैं। और ये इधर है, ये देखो, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है हमें, ये इसके बीच, ये जो है ये कितनी डिग्री पर है, ये कितनी डिग्री पर है ना, और ये कितनी डिग्री पर है, ये हमें निकालना है। अब तक तो हमने क्या निकाला था, अब तक हमने ये निकाला था, अब तक तो हमने ये निकाला था, हमने अभी अक्षांश के बारे में निकाला था, ये और इसके बीच की दूरी कितनी है। अब हम जो है लंबी लंबी लाइनों की जो डिग्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहां से कहां तक जाता है, ध्यान से देखो, ये जाएगा कहां से जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये थोड़ा सा देखो डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये आसपास यही रहता है। तो समझो यहां पे। तथा अगर हम बात करें देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। अब यहां पे ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्व देशांतर, पूर्व, दोनों दोनों तरफ जो है पूर्व आया है। आप यहां पे एक और क्वेश्चन पूछोगे, सर एक बात बताओ, ये तो गलत बोल रहे हो आप कि ये तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये तो पश्चिम होना चाहिए ना, ये तो पश्चिम होना चाहिए, वो पूर्व है, वो तो ठीक है, लेकिन ये पूर्व क्यों है? तो मैंने, अरे पागलों, मैंने अभी तो बताया है, मैंने क्या बोला कि भारत की पूरी स्थिति क्या बनी हुई है। तो भारत पूरी स्थिति में जो है लॉन्गिट्यूड की हम बात करें, देशांतर रेखाओं की बात करें, तो पूर्वी देशांतर में आता है भारत। चाहे आप इसकी बात करो, चाहे आप इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, अगर देशांतर रेखाओं के बारे में बात करो तो भारत में क्या आएगा? भारत में जो है पूरब ही आएगा, चाहे वो पश्चिम क्यों ना हो। तो यहां पर क्या है, यहां पे वैसे तो पश्चिम है, लेकिन पूरे भारत की हम बात करें तो पूरे भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं वो किधर पड़ती हैं? तो 0 डिग्री के पूरब साइड पड़ती है ना, है ना, 0 डिग्री के, 0 डिग्री के, एक मिनट रुको रुको, हाँ 0 डिग्री के पूरब साइड है ना भारत। तो चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये आएगा किसमें? आएगा तो पूरब में ही ना। ये वाली लाइन किधर साइड आ रही है? तो पूर्वी देशांतर में आ रही है। तो आप इसको जो है पश्चिम नहीं बोल सकते, इसको नहीं, इसको क्या बोलोगे? इसको भी पूरब बोलोगे, इसको भी पूरब बोलोगे, दोनों को। समझ में आ गया ना? चलिए, तो भाई यहां पे वही चीज लिखी हुई थी, अब यही कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो, पढ़ो फिर से। तो भारत की स्थिति की हम बात करें, अगर अक्षांश की हम बात करें तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक, और भाई हम बात करें देशांतर की तो ये कहां से कहां तक जाएगा? तो ये 68 डिग्री से 97 डिग्री तक जाएगा, है ना। और इन दोनों का गैप कितना होगा? इन दोनों का गैप कितना होगा? तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यहां से यहां तक जो गैप होगा ये 30 डिग्री का गैप होगा, और यहां से यहां तक जो गैप होगा ये भी जो है 30 डिग्री का ही जो है गैप होगा। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, मतलब दोनों का जो गैप है वो 30 डिग्री का ही। इतनी चीजें क्लियर हुई, यही मेन जो कॉन्सेप्ट थे, समझने लायक थे। तो भारत की यही स्थिति है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हुआ आपको, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं हम यमुनोत्तर रेखा की। यमुनोत्तर रेखा वही है मेरिडियन लाइन। अब हम बात करेंगे, देखो अब होता क्या है ना, समय अलग अलग होता है। मतलब भारत की आप बात करोगे तो भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है और हमारा जो गुजरात है ये बिल्कुल इधर है। मतलब हम बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश ये पूरब में पड़ेगा पूरा, और हम बात करें अपनी इधर गुजरात की तो ये पूरा पड़ेगा कहां पर? ये पूरा पश्चिम में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा समय का अंतर आ जाता है। तो हर एक देश में ना एक समय रेखा फॉलो की जाती है, इस टाइम को ही पूरे देश में फॉलो किया जाएगा, इस समय को ही पूरे देश में जो है अपनाया जाएगा। तो यहां पर उसकी बात हो रही है ना। अब यहां पे वही बात हो रही है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ की बात करें हम, या फिर आप बात करो किसकी? अगर आप बात करोगे ना अरुणाचल प्रदेश की, यहां से लेके यहां तक पूरे जो अरुणाचल प्रदेश है यहां की अगर बात करोगे तो टाइम का कितना गैप आता है? यहां पे टाइम का ना 2 घंटे का, 2 घंटे का गैप आता है। एक मिनट रुको, 2 आवर्स का गैप आता है यहां पे, 2 घंटे का गैप आता है। कहां पे? तो अगर यहां पे आप खड़े हो और आप यहां पे खड़े हो, सोच के देखो, यहां किसकी बात हो रही है? यहां पे देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। हमेशा याद रखना कि देशांतर रेखाओं का हमेशा इस्तेमाल कैसे होता है? टाइम के लिए होता है। और अगर हम बात करेंगे, ये हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती है इनका इस्तेमाल किस लिए होता है? तो इनका इस्तेमाल जो है हम दिन रात का पता करने के लिए होता है। दिन रात में जो अंतर होता है, दिन और रात इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें अंतर जो होता है उसका पता लगाने के लिए हम जो है, आप बोल सकते हो, अपनी अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम समय की बात कर रहे हैं। समय मतलब कि सर अगर आप खड़े हुए हो कहां पर? अगर आप खड़े हुए हो अरुणाचल प्रदेश में, या फिर अगर आप खड़े हुए हो गुजरात में, तो जो गुजरात वाला बंदा है ना, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला बंदा है ना, अरुणाचल और प्लस गुजरात, है ना, ये दोनों जो लोग हैं इनके बीच में समय का कितना गैप है? तो 2 घंटे का, 2 घंटे का जो यहां पर गैप है, 2 घंटे का गैप है। कैसे सर गैप क्यों है? क्यों गैप है? अरे भैया एक बात बताओ ना कि हमारी जो पृथ्वी है घूमती है, आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है, घूम रही है, और सन के चक्कर भी लगा रही है। तो जब घूमती है ना, तो सबसे पहले सन की जो सूरज है उसकी रोशनी कहां पर आएगी? तो यहां पर आएगी, है ना। और जब धीरे धीरे ऐसे घूम रही है, आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ऐसे करके पश्चिम से पूरब की तरफ, है ना। तो रोशनी सबसे पहले कहां आएगी? यहां पे आएगी, जो सूरज की रोशनी यहां पे आएगी, है ना, और यहां वाले जो जगह है इस पर बाद में आएगी। तो मान के चलो ये क्या हमारा गुजरात है और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो यहां पर जो है सबसे पहले सूरज की रोशनी आ जाएगी, और 2 घंटे बाद कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। समझ में आ गया? यानी कि यहां पर अगर 6 बज रहे हैं, है ना, यहां पर अगर 6 बज रहे हैं तो यहां पे कितने बज रहे होंगे? यहां पे जो है 4 ही बज रहे होंगे। क्लियर हुआ ना? मान के चलो यहां पे अगर 8 बज रहे हैं तो यहां पे कितने बज रहे होंगे? 6 बज रहे होंगे। 2 घंटे का गैप है यहां से यहां तक। फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाती, ऐसे तो सर कहोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, अब क्या करें, है ना। अब क्या करें? मान के चलो 2 घंटे का गैप आ रहा है और हमारे देश में अलग अलग जगह है, यहां पर जो आपको अलग अलग टाइम गैप देखने को मिलेगा। तो यहां पे सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए, सोच के देखो ना, तुम्हारे यहां पे जो है 12 बज गए हैं और यहां पे 10 ही बजे हुए हैं, तो तुम्हारे दोस्त ने गुजरात में तुम्हें 10 बजे ही बर्थडे विश कर दिया कि जन्मदिन मुबारक हो, कि कह यार अभी तो कितना बज रहे हैं? अभी तो 10 बज रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले दोस्त ने क्या किया? पहले विश कर दिया तुम्हें 2 घंटे पहले, कि हमारे यहां तो 12 बज चुके हैं, पहले से 12 बज चुके हैं। अब तुम कहोगे कि यार 12 कहां, भी तो 10 ही बजे हुए हैं,
समझ में आ गया। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक यमुनोत्तर रेखा खींच दी। एक यमुनोत्तर रेखा, इसको बोलते हैं मेरिडियन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन लाइन। एक यमुनोत्तर रेखा खींच दी। कहां से कहां तक जाती है भाई, तो ये जो है ये 82 डिग्री पर, 82 डिग्री पर जो है इन्होंने एक यमुनोत्तर रेखा खींची। और ये भी क्या, यमुनोत्तर रेखा भी एक तरह की देशांतर रेखा, क्योंकि लंबी रेखा है। मैंने क्या बोला, जब भी समय की बात होगी तब तक किसकी बात करोगे आप, देशांतर रेखा की बात करोगे। समय जो हमेशा किससे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमारी जो देशांतर रेखा है, हमारी जो लॉन्गिट्यूड है, उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला देखो यहां पर कुछ अलग समय है, ठीक है, सरकार ने बोला यहां पर कुछ अलग समय है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 घंटे का है। तो एक काम करते हैं ना, 1 घंटा तुम इधर आओ पीछे और 1 घंटा तुम पीछे आओ, है ना, जहां बीच में मिलोगे वहां हम एक लाइन खींच देंगे। और ये जो लाइन खींचेंगे ना, पूरे देश में यही समय को जो है अपनाया जाएगा, यही समय को फॉलो किया जाएगा। तो हम अगर यमुनोत्तर रेखा की बात करें, है ना, इसको बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लिश में आईएसटी बोलते हैं इसको। तो ये जो रेखा है कहां से होके जाती है, तो ये जो रेखा है वो मिर्जापुर, यूपी का जो मिर्जापुर है यहां से होती हुई जाती है। मिर्जापुर हो गया, फिर नीचे आप आओगे देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहां से होती हुई जो है ये रेखा जाती है। और ये रेखा का मतलब क्या है कि यहां पर जो समय हो रहा होगा, यहां पर जो समय हो रहा होगा, ये समय पूरे भारत में ही फॉलो किया जाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या हुई थी, दिक्कत ये हुई थी यहां पे समय 2 घंटे पहले हो जाता है, यहां पे 2 घंटे बाद में होता है। ऐसे पूरे देश में दिक्कत हो जाती भाई, 2 घंटे आगे पीछे चलती रहती। तो सरकार ने बोला ना, एक काम करते हैं, एक प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म टाइम को फॉलो करते हैं, है ना। यानी कि सर कैसे करें, तो एक काम करो, 1 घंटे तुम इधर से कम करो, 1 घंटे हम इधर से कम करते हैं, जहां बीच में मिलेंगे वो जो समय होगा, यानी कि इस लाइन पे जो समय होगा, इस लाइन पे जो समय होगा वो पूरे देश का टाइम होगा। क्लियर हुआ ना। जैसे मान के चलो तुम अपने दोस्त के यहां जा रहे हो, है ना, मिलने के लिए, तो तुम कह रहे हो मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा, बीच में मिलते हैं, कि तेरे घर जाने में ना 1 घंटा लगता है, मैं इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा। फिर तुमने बोला एक काम करते हैं, चल आधे घंटे तू चल और आधे घंटे मैं चलता हूं, जहां हम बीच में मिलेंगे वहीं अपनी मौज मस्ती कर लेंगे। मतलब तेरे को घर आने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे मैं इधर चलूंगा, आधे घंटे तू उधर से चल, और जहां हम बीच में मिलेंगे उस समय को जो हम मान लेंगे कि हाँ हम मिल गए, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने, सरकार ने यही किया, सरकार ने एक लाइन खींच दी 82 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर, और इन्होंने बोला कि इस समय को ही जो है पूरे भारत में फॉलो किया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये सब जो है पूरा जो है यहां पर लिखा हुआ है। यहां पे लेकिन किसकी बात हो रही है, डिब्रूगढ़ की बात हो रही है। डिब्रूगढ़ मतलब ये असम में जगह है। तो यहां की हम बात करें समय की, तो यहां पे 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस आता है, तो उसकी बात हो रही है 1 घंटे 45 मिनट का। मैंने वो अरुणाचल वाला आपको उदाहरण दे दिया है, तो आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, पूरी जो चीजें लिखी हुई हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पढ़ लेना। इसकी पीपीटी जो है आपको ऐप पे मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन जो भी बच्चे जो हैं मेरे को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि उन्हें चैप्टर जो है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सी भाषा में, बहुत ही साधारण सी भाषा में जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। चलिए अब बात कर, अब देखो अब सारी चीजें हो गई बढ़िया, जितनी भी जो कठिन चीज लग रही थी इस चैप्टर से संबंधित आपको, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे और चीजों के बारे में। हमने स्थिति की बात कर ली भारत की, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरा था आकार, है ना। हमने स्थिति के बारे में बात कर ली भारत की, हमने देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर ली, हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर ली, हमने भूमध्य रेखाओं के बारे में बात कर ली, हमने यमुनोत्तर रेखा के बारे में बात कर ली, हमने जो अंतरराष्ट्रीय यमुनोत्तर रेखा उसके बारे में बात कर ली, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली। तो अंतरराष्ट्रीय यमुनोत्तर रेखा कहां से होके जाती है, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो ग्रीनविच से होके जाती है। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, यहां पे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, तो हम हमारे चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है आकार, आकार के बारे में बात करें। भारत का आकार पूरी दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया में भारत का अस्तित्व क्या है, आकार क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं आकार की बात करूं तो भारत का आकार जो है लगभग जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसको जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जो है देश बना देता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बना देता है। अगर मैं बात करूं भारत की स्थल सीमा की बात करूं, सर स्थल सीमा का मतलब क्या हुआ, स्थल सीमा मतलब जहां पर जो जमीनी सीमा है ना, जमीनी सीमा है। देखो ये वाली क्या है, ये वाली जो है पूरी स्थल सीमा है, जहां से जो है भारत की जमीन लगती है ना। तो जमीनी सीमा की अगर मैं बात करूं तो ये कितने किलोमीटर की है, तो लगभग जो है 15,200 किलोमीटर की जो है ये हमारी स्थल जमीनी रेखा जो है निकल के आती है। अब हम बात करें समुद्री रेखा की। समुद्री रेखा मतलब कि जहां पर जो आपको क्या मिल जाते हैं, जहां पर आपको जो है द्वीप समूह, तट मिल जाते हैं, समुद्री तट मिल जाते हैं। जिस रेखा पे समुद्री तट शुरू हो जाते हैं, उस रेखा के बारे में बात कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं पेन चेंज करूंगा पहले तो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है, ये पूरी समुद्री रेखा है ना। ये क्या है भाई, पूरी समुद्री रेखा है। तो ये कितने किलोमीटर की है भाई, तो ये जो है ये करीबन जो है आप बोल सकते हो 7,516 किलोमीटर की है, 7,516 किलोमीटर की। और यहां पे एक चीज याद रखना कि ये 7,516 किलोमीटर सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो हमारे द्वीप समूह है, जैसे कि हम लक्षद्वीप की बात करें, जो कि भारत के पश्चिमी साइड, पश्चिमी यानी कि पश्चिमी साइड मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी साइड है भारत के। और मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, जो कि भारत के कहां पर है, भारत के जो है दक्षिणी पूर्वी साइड है, यहां की हम बात करें तो ये जो है इसका भी इंक्लूडेड है, इसमें इसका एरिया भी इंक्लूडेड है। तो ये 7,516 में क्या क्या है, एक तो पूरा ये हो गया हमारा,
ये पूरा हो गया, ये वाली हमारी समुद्री रेखा हो गई। और दूसरा क्या है, जो हमारे द्वीप समूह है, जैसे कि लक्षद्वीप द्वीप की बात कर ले, हम अंडमान और निकोबार द्वीप की बात कर ले, जो इधर है, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी हमारे देश का हिस्सा है ना, तो उसको भी हमने मिला लिया इसमें। तो इतने किलोमीटर की जो है हमारे यहाँ पे समुद्री और तटीय रेखाएं बनी हुई हैं। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि भारत जो है दुनिया का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। आप कहोगे सर नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे आता है हमारा रशिया। रशिया जो है बहुत बड़ा है, सोच के देखो, इंडिया जैसे, तुम्हें जान के हैरानी होगी इंडिया जैसे, भारत जैसे करीबन उसमें जो है 6-7 देश समा जाएंगे आराम से। भारत जो है सिर्फ दुनिया का जो है आप बोल सकते हो 2.4% ऐसे होगा, 2.4 2.5% जो है एरिया जो है भारत कवर करता है ना। लेकिन मैं अगर बात करूं रशिया की, तो रशिया का जो एरिया है वो 12% से ज्यादा है। पूरे दुनिया के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, वो 12% से जो है करीबन ज्यादा है, 12% से ज्यादा है। तो ये सब देख के क्या लगता है भैया, हमारा भारत तो इन सबके आगे बहुत छोटा है। पहले नंबर पे रशिया आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है भाई, दूसरे नंबर पे कौन आता है, कनाडा आता है, तीसरे पे यूएसए आता है, चौथे पे कौन आता है, चौथे पे चाइना आता है, पांचवें पे ब्राजील आता है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और सातवें पे जो है अपना भारत आता है ना। और हम भारत की और थोड़ा सा हम बात करें स्थिति के बारे में, थोड़ा सा आकार के बारे में बात करें, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच है। एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, एशिया कहां पर है, ध्यान से देखो, ये पूरा एशिया है। देखो मैं ध्यान से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें थोड़ी सी आपको। हाँ, तो ये देखो, ये क्या है पूरा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है पूरा, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरा एशिया नाम का महाद्वीप है, जिसमें चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है ना। ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे जो है एशिया नाम के महाद्वीप में आते हैं। एशिया नाम का महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो याद रखना है आपको। तो अगर मैं एशिया की बात करूं, तो एशिया में भारत कहां पर आता है, तो आपको क्या लग रहा है ना, क्या लग रहा है, देखो ये पूरा एशिया है, ये क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना, ये पूरब हो गया, और ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। अब भारत कहां पर आ रहा है, तो भारत जो है दक्षिण एशिया में आ रहा है, और दक्षिण एशिया के भी मध्य में है। मतलब अगर आप थोड़ा सा विभाजित कर दोगे इसे, तो भारत कहां पर आ रहा है, भारत जो है बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। ये पश्चिम वाला हो गया, ये पूरब हो गया, तो भारत जो है बिल्कुल दक्षिण एशिया के मध्य में आ रहा है। तो यहां पर जो है ये आपको बताया गया है ना। तो देखो भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में है ना। हिंद महासागर की हम बात करें, हिंद महासागर कहां पर है, हिंद महासागर कहां पर है, इसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। ये हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है ना। ये क्या है, ये पूरा जो है, ये पूरा हिंद महासागर है, देखो ये पूरा, है ना। तो भारत के जो नीचे जो पूरा महासागर जो है इतना बड़ा देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरा जो है हिंद महासागर है ना। हिंद महासागर जो है पश्चिमी देशों को जो है पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। अब ये बहुत अच्छी चीज है, भारत की जो स्थिति जो है ना, ये बहुत ज्यादा कैसी है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। एक भारत की जो पूरी आप स्थिति देखोगे, लोकेशन देखोगे, एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हो, भारत जो है एक बहुत बड़ा यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो आप, रणनीति वाला जो है देश है। कैसे सर, सोच के देखो ना, ये जो हिस्सा देख रहे हो आपका, ये जो हिस्सा देख रहे हो, ऐसे थोड़ा ना हमें सोने की चिड़िया बोलते थे भाई, है ना। तो ये क्या है भाई, ये पूरा है हमारा पूर्वी एशिया, ये हमारा पश्चिमी एशिया है। और जितने भी पश्चिम के देश हैं, जितने भी पश्चिम के देश हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, है ना, और ये वाले, जितने भी पश्चिम की तरफ देश हैं, इन सारों को कौन जोड़ता है, हमारा भारत ही जो है जोड़ता है। कैसे जोड़ता है सर, मान के चलो यूरोप से जो है किसी को व्यापार करना है, मान के चलिएगा यूरोप से जो है किसी को व्यापार करना है, कैसे आएगा वो, है ना। तो वो पहले ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अब किस में आ जाएगा, वो हिंद महासागर में आ जाएगा, है ना। उसको जाना है कहां पर, यहां पर। जब यहां पर जाएगा तो इंडिया में तो आएगा ना भाई, इंडिया में तो अड्डा बना रखा होगा भाई, है ना। उसका जहाज यहां पे तो रुकेगा, इंडिया पे रुकेगा, फिर इंडिया से जो है कहां जाएगा, इधर चला जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ये होता है ट्रेड, व्यापार। तो भारत की हम बात करें, तो भारत, जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत एक ऐसा देश है जो क्या किसको जोड़ता है, जो पश्चिम देशों को जो है पूर्वी एशिया के देशों से जो है जोड़ता है। और इसमें जो है हिंद महासागर का बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आ गया। तो हिंद महासागर जो है पश्चिमी देशों को जो है पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। ये पश्चिम के देश है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। क्लियर हुआ। चलिए, हिंद महासागर में जो भारत की तट रेखा सबसे लंबी है, इसलिए जो है इसे जो है हिंद महासागर कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, ये इकलौता एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडियन ओशन की हम बात करें, इंडियन ओशन है कि हिंद महासागर की हम बात करें, तो भारत की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है। यानी कि हिंद महासागर में कोई दूसरे देश की तटरेखा जो है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी भारत की है। तो भारत की तटरेखा बहुत बड़ी है, इसलिए जो है इस समुद्र का नाम, इस महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया है। क्लियर हुआ ना। अच्छा ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो ध्यान से देखो, पहले क्या था भाई, अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों ने एक नए रूट की खोज की थी भारत की, आपको पता होगा, है ना। 1498, हाँ शायद 1498 था, 1398 था, 1498, देख लेना एक बारी। तो यहां पर भाई वास्को डी गामा जो होते हैं, है ना, वास्को डी गामा जो होते हैं, वो क्या करते हैं, भारत की खोज कर लेते हैं। और कैसे करते हैं भारत की खोज,
क्योंकि यहां पर देखो ये वाला जो रूट था वो पूरा बंद हो गया था, ये वाला रूट पूरा बंद हो गया था, इसमें चक्का जाम हो गया था। तो यहां पे जो यूरोप के लोग थे वो इस रास्ते से व्यापार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑटोमन एम्पायर और अरबियों का राज था, तो वो नहीं करने देते थे, वो जो है व्यापार नहीं करने। तो ये कैसे करते थे लोग? ये लोग व्यापार करते थे इधर से होते हुए, अफ्रीका से, केप टाउन से होते हुए इधर जो है ये लोग व्यापार करते थे। अब सोच के देखो ना, इधर तो बहुत लंबा पड़ रहा है यार, सोच के देखो कितना लंबा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लंबा पड़ रहा है, सोच के देखो इतना ज्यादा लंबा पड़ रहा है ना। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ जो है, जब ये ऑटोमन एम्पायर जो होता है, यानी कि जो यहाँ पे लोग रूल कर रहे थे, जब ये कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है फिर से जो है इनका राज आ जाता है ना। और आप देखोगे फिर कैसे ट्रेड हुआ, तो देखो ये हमारा मेडिटेरियन सी है, यहाँ से होते हुए ये आया, और यहाँ से जो है सीधा जो है भारत को जोड़ता था, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे बीच में जो ये आपको ये बीच में दिख रहा है ना, ये देखो ये छोटा सा ये दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सुएज कैनाल, है ना, सुएज नहर बोलते हैं इसको। इसको कब बनाया गया था भाई? तो उसको जो 1869 में मतलब बन के तैयार हो गया था ये। और इसने क्या फायदा दिया? इसने जो है, जो हमारा पश्चिमी देश है और जो भारत है, इसके व्यापार को जो है किसने बढ़ाया था? इसी नहर ने बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि इससे जो है दूरी बहुत कम हो गई थी। सोच के देखो ना, पहले जो है घूम के जाया करते थे ऐसे करके, है ना। अब क्या कर रहे हैं? अब ये नहर बन गई बीच में, है ना। अब ये कैसे जा रहे हैं? सीधे सीधे जो है ऐसे जा रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे इनकी दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई। 7000 दूरी जो एक्स्ट्रा तय कर रहे थे वो कम हो गई। तो इसका भी जो है बहुत बड़ा फायदा मिला है ना, भारत को भी और पश्चिमी देशों को भी। क्योंकि भारत जो है व्यापार के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है यार। सोने की चिड़िया बोलते थे हमें। सोच के देखो, अंग्रेजों ने पूरा लूट लिया हमें। अब थोड़े से अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे भाई, थोड़े से मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो है, इंडिया का जो नाम है वो पूरे दुनिया में फिर से हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था 1947 में, जब हम आजाद हुए, तो भारत बिल्कुल भिखारी देश बन चुका था। कुछ भी नहीं था भारत के पास। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद जो था वो बहुत कम था। पहले हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 50% से ऊपर हुआ करता था, 40 से ऊपर हुआ करता था। हम और चाइना मिलकर जो है पूरी दुनिया का 80% व्यापार किया करते थे। तो ये व्यापार जो है वो ऐसे ही हुआ करता था, ये व्यापार जो है वो ऐसे ही रास्तों से जो है हुआ करता था। और ये जो रास्ता है ना, ये वाले रास्ता, इसकी खोज तो बहुत बाद में हुई है भाई, इसकी खोज तो बहुत बाद में हुई है, इसकी तो वास्को डी गामा ने की है। पहले जो व्यापार था वो ऐसे ही हुआ करता था, है ना। फिर बाद में इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। फिर बाद में टर्की, ये जो ऑटोमन साम्राज्य ये आ गया, है ना। इसने जो है इधर जो है पूरा जो है इसने चक्का जाम कर दिया इन लोगों के लिए कि भाई पश्चिम के जो लोग हैं वो व्यापार नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है ये वाले रास्ते की खोज हुई। तो ये सारी जो चीजें हैं वो खैर इतिहास की चीजें हैं, समझ में आ गया। चलिए, भारत तथा विश्व की हम बात करें, अनेक यात्री जो है प्राचीन काल से भारत में आया करते थे। समुद्री मार्ग बहुत समय तक जो है ज्ञात नहीं थे। अब यहां पे ऐसा बोला जाता है कि समुद्री मार्ग जो है बहुत समय तक लोगों को पता नहीं था समुद्री मार्ग के बारे में। लेकिन मैं इस चीज के बारे में मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि देखो, अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, हड़प्पा जो हमारी संस्कृति है उसकी जब खोज हुई, तो वहां पर भी हमें कुछ जो है समुद्री व्यापार के, जो समुद्री मार्ग के थ्रू जो व्यापार होता है उसके कुछ हमें प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया हम जो है समुद्र का मार्ग हमें पता नहीं था। लेकिन हमें कई सारे जो मार्ग है समुद्र के वो पता नहीं थे। उससे पहले हम क्या किया करते थे? उससे पहले जो है हम जमीन जो है, जमीन मतलब जो हमारा लैंड जो है ना, जो हमारा मैदान जो है, इस इधर जो है, इधर जमीन मतलब क्या हुआ? ये जो मैदान आपको दिख रहा है, समुद्र नहीं, मैदान के थ्रू जो है, यहाँ पे जमीन के थ्रू जो है हम यहाँ पे व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। इस प्रकार जो है रामायण के, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो हमारे हिमालय जो है, आपको देखो उत्तर में क्या मिलेगा? भारत के उत्तर में जो है आपको, भारत के उत्तर में जो आपको बहुत सारे हिमालयस मिल जाएंगे, भारत के उत्तर में जो आपको हिमालयस मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े दर्रे मिलेंगे, दर्रे। इन दर्रों से होते हुए जो है यहाँ पे पहले व्यापार हुआ करता था। इन दर्रों से होते हुए जो है पहले यहाँ पे व्यापार होता था। समुद्री मार्ग के बारे में जो है बहुत कम लोगों को ज्ञात था। तो इसलिए जो है आप देखोगे जमीनी व्यापार जो है ज्यादा हुआ करता था। और जैसे आप देखोगे ना, जैसे जो हमारी रामायण हो गई, रामायण के विचार, जो दशमलव प्रणाली जो है, डेसिमल सिस्टम जो है, ये जो है ये भी भारत से ही गया है दूसरे देशों में। इन मार्गों के होते हुए गया, इन मार्गों से ही होते हुए भारत से दूसरे देशों में गया, ठीक है। और बात करें हम, जैसे कि मसाले हो गए, कपड़े हो गए, और अन्य जो साजो सामान जो होता है वो इन्हीं रास्तों से होके जो है भारत से दूसरे देशों में जाया करता था। समझ में आ गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखो यार, अच्छे पड़ोसी होना किस्मत की बात होती है। और भारत जो है इस मामले में बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो, दयनीय स्थिति में है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमारे जो पड़ोसी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सर क्या हुआ? अरे भाई देख लो यार, तुम पाकिस्तान, चाइना, अब तो बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है भाई, है ना। और जैसे मालदीव की हम बात करें, उससे तो वैसे भी रिश्ते रिश्ते खराब है। तो पड़ोसी की हम बात करें तो दो पड़ोसी होते हैं, दो तरीके के पड़ोसी होते हैं, जिनके साथ जो हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि जमीनी जो बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा बॉर्डर वो होता है जिससे हम समुद्री बॉर्डर बोलते हैं, जिसमें हम समुद्री रेखा जो है अपने पड़ोसी के साथ साझा करते हैं। जैसे कि हम बात करें किसकी? श्रीलंका की। अब श्रीलंका से हमारा कोई भी जमीनी बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम समुद्र का जो बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं उससे, ठीक है। तो देखो, हम बात करें पड़ोसी देशों के बारे में, तो चाइना हो गया हमारा, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे अगर आप, है ना, भारत का अगर आप देखोगे तो भारत के उत्तरी, देखो ध्यान से, भारत के उत्तरी और पश्चिमी
हिस्से की बात करें तो यहां पे कौन आता है, तो यहां पे दो देश आते हैं, एक तो अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, है ना। तो भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में कौन आता है, तो वो आते हैं भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर हुआ। अब बात करें थोड़ा सा भारत के उत्तर की तरफ जाओगे आपको तो क्या मिल जाएगा, आपको चाइना मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा, है ना, फिर भूटान मिल जाएगा, है ना, उत्तरी पूर्वी इलाके में आपको जो है भूटान मिल जाएगा, है ना, फिर इधर आप बिल्कुल पूरब में आओगे तो आपको म्यांमार वगैरह मिल जाएगा, और आपको बांग्लादेश भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे जो है पड़ोसी देश हैं। आप कहोगे सर ठीक है, समुद्री जो पड़ोसी हमारे कौन से हो गए जिनके साथ हम समुद्री जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, तो वो हो गया हमारा श्रीलंका और मालदीव। ये दो क्या है हमारे, दो जो है हमारे समुद्री आप बोल सकते समुद्री जो बॉर्डर है जिनसे हम साझा करते हैं, वो जो दो देश कौन से हैं, तो श्रीलंका है और मालदीव। मालदीव बोलते हैं इसको, है ना। इसके पास ही क्या मिलेगा आपको, इसके पास ही जो है लक्षद्वीप मिल जाएगा आपको। इधर साइड क्या मिलेगा आपको, इधर साइड जो अंडमान निकोबार, ये भी चीज याद कर लेना, है ना। जो हमारे द्वीप समूह जो है उनको याद कर लेना। जैसे आप आओगे ना भारत में, भारत के अगर आप दक्षिणी हिस्से में आओगे, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आओगे तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप मिल जाएगा, और भारत के अगर आप दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आओगे तो आपको यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलिए, इंदिरा पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे ज्यादा दक्षिण में, जो सबसे एंड यानी कि भारत का जब एंड हो जाता है वो कौन सा पॉइंट था, तो इंदिरा पॉइंट था। वो कहां आता था, तो वो अंडमान के थोड़ा सा नीचे आता था, यहां पर आता था, बिल्कुल दक्षिण में, है ना। इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब ये पॉइंट जो है वो डूब चुका है, सुनामी में डूब चुका है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होगा, पढ़ना कभी, अच्छी चीज है वो, है ना। अब बात करें हम किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो भारत में जो है करीबन 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है कि जिनको जो है केंद्र सरकार कंट्रोल करती है ना, जिन पे जो दबदबा होता है वो केंद्र वालों का होता है, यानी कि मोदी जी का। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन पर मतलब इनकी हम बात करें, इनको सरकार क्यों केंद्र शासित बताती है, तो इनकी स्पेशल लोकेशन होती है, इनकी सरकार की नजरों में एक अलग ही जो है मान्यता होती है, तो इसलिए जो है यहां पर केंद्र का ज्यादा दबदबा होता है, इसलिए इन राज्यों को केंद्र शासित राज्य बोला जाता है। ठीक है ना। हम बात करें किसकी भाई, केंद्र शासित की, तो देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दोनों अलग थे, अब एक ही हैं, है ना। दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये दोनों एक ही हैं यार, मतलब ऐसा मत करना कि अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं, है ना। लक्षद्वीप की हम बात करें, है ना, पुडुचेरी की हम बात करें, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की बात करें, सारे जो है क्या है भाई, 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हुआ, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। चलिए, पूर्वी देशों के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये पूरे जो पड़ोसी मुल्क हैं इनके बारे में मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब एक चीज के बारे में और बताऊंगा मैं आपको, एक चीज के बारे में और बताऊंगा आपको। अब मैं बताऊंगा आपको तमिलनाडु राज्य से नीचे, थोड़ा सा आप नीचे जाते हो, ये तमिलनाडु हमारा, ये क्या है पूरा, ये तमिलनाडु है, और ये क्या है, पूरा केरला है। ध्यान सुनना, ये सारी चीजें सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केरला है, तमिलनाडु है, और इससे थोड़ा सा आप 48-50 किलोमीटर नीचे जाओगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये श्रीलंका मिल जाएगा। अब यहां पे दो चीजें आती है, कहता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी आती है, और एक आता है स्ट्रेट। दो चीजों के नाम होते हैं, एक होता है पाक स्ट्रेट, एक नाम किसका आता है, पाक स्ट्रेट का आता है, PAL के, पाक स्ट्रेट, और एक आती है मन्नार की खाड़ी, है ना, दो चीजें आती हैं। तो आप ये जो देख रहे हो ना, खाड़ी मतलब क्या होती है, ये देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हो ये क्या है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है ना। और ये आप जो देख रहे हो पतली सी लाइन जो देख रहे हो, ये पूरा ये पतली सी जो नैरो बॉडी देख रहे हो, पूरी देख रहे हो, ये क्या है भाई, ये हमारा पार्क स्ट्रेट है, पार्क स्ट्रेट, है ना। अरे पार्क स्ट्रेट क्या है, तो हमेशा याद रखना, स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी एक ऐसी छोटी सी पानी की बॉडी, है ना, छोटा सा पानी का हिस्सा जो है, जो बड़े बड़े हिस्सों को जोड़ रहा होता है। तो ये किसको जोड़ रहा है, ये किसको जोड़ रहा है, ये मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ रहा है। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको ना पार्क स्ट्रेट बोल दिया। और ये देखो, अब ये क्या है भाई, मन्नार की खाड़ी क्या होती है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ का मतलब क्या होता है, गल्फ का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा होता है, मान के चलो कोई पानी जो है ना, किसी जमीनी हिस्से के अंदर घुस रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम जो है खाड़ी बोल देते हैं, उसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में जो है गल्फ बोल देते हैं। सुनो यहां पे, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, ये मन्नार की खाड़ी है ना। तो ये क्या है, खाड़ी का मतलब क्या हुआ, अब देखोगे ये पूरा क्या है, ये पूरा जमीनी हिस्सा है, ये पूरा जमीनी हिस्सा है। अब इसके अंदर कोई पानी घुस रहा है, देखो ध्यान से देखो, पानी घुस रहा है ना इसके अंदर, तो ये पानी जब पेनिट्रेट करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ बोल देते हैं। समझ में आया ना। जैसे आप बहुत सारी चीजें देखोगे, यहां पे देखो ध्यान से, जैसे पूरी दुनिया की हम बात करें, हाँ देखो, ये ध्यान से देखो, है ना। अब यहां पे आप देखो, ये क्या भाई, ये पूरा, ये भी क्या, पूरे गल्फ वाले देश हैं ये पूरे, देखो है ना, ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे, देखो ये भी, यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, ये पूरी जमीन है, इसके अंदर पानी घुस रहा है, देखो पानी घुस रहा है, ये नीले नीले कलर का, तो ये भी क्या, ये भी गल्फ है। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पानी अंदर घुस रहा है, देखो, है ना, ये गल्फ हो गया, है ना, मन्नार का गल्फ, मन्नार की खाड़ी है। और यहां पर जो एक नैरो लाइन है, आप सोच के देखो, ये दो बड़े बड़े
ये दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज है, ये देखो ये दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है, एक छोटी सी है। अब एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रहा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट बोल देते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं? एक बार पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं थोड़ा सा मैं, तो आपको जो है थोड़ा सा हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब समझ रहे होगे और खाड़ी का मतलब समझ गए होगे। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जल संधि, याद रखना। ये जल संधि का मतलब क्या होता है, जल संधि, जल संधि, इसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। ये जल संधि कैसी है, मतलब ये पतली सी जो लाइन है, ये दो बड़े बड़े यानी कि बंगाल की खाड़ी और मुन्नार की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जल संधि, है ना। ये कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। कौन सी है, पाक, PAL के, पाक जल संधि। ये जल संधि कैसी जल संधि है, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को जो आपस में जोड़ रही है। तो यहां पर भी बात हो रही है, भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच जो है स्थिति एक महत्वपूर्ण जल संधि है। जल संधि मतलब पाक स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पाक स्टेट बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में और पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में जो मन्नार की खाड़ी को के साथ जो है जोड़ता है ना। तो ये पाक जो जल संधि है, ये पाक जल संधि हो गया था, इधर जल संधि लिख लो, जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि और दक्षिण पश्चिम में जो मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़कर बना, तो पाक संधि जो है क्या है ना, एक ऐसी वाटर बॉडी जो है जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। कौन सी बड़ी बड़ी है भाई, तो ये मन्नार की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर था ये खत्म हो गया भाई। और थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, माना थोड़ा सा टफ लगा होगा ये चैप्टर, ठीक है, मैंने अपना 100% दिया है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, मजाक से हट के बता रहा हूं, एक बारी और देख लेना, ये पूरा चैप्टर जो आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दी हैं बहुत ही अच्छे से। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए तो भाई मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।